सोचिए, अगर आज कोई कहे कि इंटरनेट या स्मार्टफोन हमारे समाज को अंदर से खोखला कर रहे हैं, तो शायद हम 1 मिनट रुककर सोचेंगे जरूर। लेकिन 1909 में जब ट्रेनें भारत के लिए तरक्की का सबसे बड़ा सिंबल थीं, तब कोई कह रहा था कि रेलवे असल में भारत को तोड़ रही है। और ये कहने वाले थे महात्मा गांधी। आज की हमारी चर्चा गांधी जी के कुछ ऐसे ही चौंकाने वाले आइडियाज पर है, जो उनकी किताब हिंद स्वराज के अध्याय 9 और 10 से लिए गए हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि जिसे हम प्रगति का इंजन मानते थे, उसे गांधी जी एक बीमारी की जड़ क्यों समझ रहे थे, और इसका भारत की एकता से, खासकर हिंदू मुसलमान रिश्तों से क्या लेना देना था। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ 100 साल पुराने विचार नहीं हैं। गांधी जी उस वक्त तकनीक, रफ्तार और राष्ट्रवाद पर जो सवाल उठा रहे थे, वो आज की हमारी हसल कल्चर और सोशल मीडिया की दुनिया में शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गए हैं। वो तकनीक को नैतिकता की कसौटी पर तौल रहे थे, जो अपने आप में एक बहुत ही रैडिकल सोच है। चलिए फिर सबसे हैरान करने वाले दावे से ही शुरू करते हैं। मैंने जब ये अंश पढ़ा तो एक लाइन पर मेरी आंखें अटक गईं। गांधी जी कहते हैं कि रेलवे ने ब्यूबोनिक प्लेग फैलाया। मेरा पहला रिएक्शन था, ये कैसे हो सकता है? ट्रेनें तो लोगों को जोड़ती हैं, वो बीमारी कैसे फैला सकती हैं? ये तो कोई बात नहीं हुई। देखिए, उनकी पूरी बात स्पीड यानी रफ्तार को लेकर थी। उनका तर्क बहुत सीधा था। रेलवे से पहले बीमारियां और महामारियां काफी हद तक एक ही इलाके में सीमित रहती थी। हाँ, क्योंकि लोग ज्यादा सफर नहीं करते थे। बिल्कुल, कीटाणुओं को फैलने में वक्त लगता था। लेकिन ट्रेन ने क्या किया? उसने दूरी को खत्म कर दिया। अब कलकत्ता में प्लेग से बीमार एक व्यक्ति सिर्फ एक दिन में बंबई पहुंचकर हजारों लोगों में वो बीमारी फैला सकता था। अच्छा, तो जिसे हम कनेक्शन समझ रहे थे, गांधी जी उसे संक्रमण का सुपर हाईवे कह रहे थे। बिल्कुल सही। तो सवाल ये उठता है, क्या रफ्तार हमेशा तरक्की होती है? इस नजरिए से देखें तो बात में थोड़ा दम लगता है, लेकिन अकाल वाली बात तो मुझे और भी ज्यादा अजीब लगी। हमने तो हमेशा किताबों में पढ़ा है कि ट्रेनें तो सूखाग्रस्त इलाकों में अनाज पहुंचाने के लिए देवदूत जैसी थीं। क्या ये सच नहीं है? यही तो आम धारणा है, लेकिन गांधी जी इसे बिल्कुल उल्टे नजरिए से देखते थे। उनके मुताबिक अंग्रेजों ने रेलवे का इस्तेमाल मदद पहुंचाने के लिए नहीं किया। तो फिर किस लिए किया? भारत के गांव से अनाज खींचकर बाहर निकालने के लिए। अच्छा। सोचिए, पहले जब किसी गांव में फसल खराब होती थी, तो वहां के गोदामों में या आसपास के गांव में जो जमा अनाज होता था, वो काम आता था। एक लोकल सपोर्ट सिस्टम था। हाँ, मतलब लोग एक दूसरे की मदद कर लेते थे। बिल्कुल, लेकिन रेलवे ने उस सिस्टम को तोड़ दिया। अब अंग्रेज व्यापारी आसानी से गांव से सस्ता अनाज खरीदते, उसे ट्रेनों में भरते और बंदरगाहों तक पहुंचा देते, जहां से वो ऊंचे दामों पर विदेश भेज दिया जाता था। हाँ, नतीजा ये हुआ कि जिस इलाके में अनाज की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वहीं से अनाज गायब हो गया। बाप रे। तो ट्रेनें अकाल का समाधान नहीं, बल्कि गांधी जी की नजर में अकाल पैदा करने का एक जरिया बन गई। मतलब जिसे हम एक जीवन रक्षक साधन समझ रहे थे, वो असल में शोषण का एक औजार था। इसी से जुड़ी उनकी वो कमाल की लाइन है, जिसने मुझे बहुत सोचने पर मजबूर किया। अच्छाई बैलगाड़ी की गति से चलती है, बुराई भाप के इंजन की गति से। सुनने में तो ये बड़ी पोएटिक लगती है, पर इसका व्यावहारिक मतलब क्या है? ये उनके पूरे दर्शन का सार है, आप कह सकते हैं। उनका मानना था कि अच्छाई को जड़ें जमाने में, विश्वास बनाने में और फैलने में समय लगता है। वो धीमी होती है, सोची समझी होती है, जैसे एक बैलगाड़ी गांव-गांव रुकते हुए लोगों से मिलते जुलते हुए चलती है। वहीं दूसरी तरफ बुराई, अपराध और शोषण को रफ्तार पसंद है। जैसे एक चोर चोरी करके तुरंत ट्रेन पकड़कर दूसरे शहर भाग सकता है। एक झूठी अफवाह ट्रेन की रफ्तार से पूरे देश में फैल सकती है। उनकी नजर में रेलवे ने समाज में नकारात्मकता को तेजी से फैलने का एक प्लेटफॉर्म दे दिया था। और एक और चीज जिस पे उन्होंने हमला किया, वो थी तीर्थ यात्रा। अब ये तो बिल्कुल समझ से परे है। रेलवे ने तो लोगों का भला ही किया ना। अब कोई भी आसानी से काशी, रामेश्वरम या अजमेर शरीफ जा सकता है। इसमें क्या खराबी हो सकती है? गांधी जी के लिए तीर्थ का असली मतलब मंजिल पर पहुंचना था ही नहीं। तो फिर क्या था? वो सफर था, यात्रा। जब कोई व्यक्ति सैकड़ों मील पैदल चलता था, रास्ते में अलग अलग लोगों से मिलता था, कठिनाइयां सहता था, भूखा प्यासा रहता था, तो उसका अहंकार गलता था। बिल्कुल। वो यात्रा एक आध्यात्मिक तपस्या थी, जो इंसान को अंदर से बदल देती थी। रेलवे ने उस तपस्या को एक आरामदायक धार्मिक टूर में बदल दिया। मतलब अब आप टिकट खरीद कर आराम से पहुंच जाते हैं, जैसे छुट्टी मनाने गए हों।
हाँ, इससे यात्रा का जो आध्यात्मिक सार था वो ये खत्म हो गया। उनके लिए सच्चा मूल्य सुविधा में नहीं बल्कि प्रयास और त्याग में था। तो अगर मैं सब कुछ जोड़कर देखूं, तो गांधी जी के लिए रेलवे सिर्फ लोहा और कोयला नहीं था। ये एक ऐसा सिस्टम था जो भारत की सेहत, उसके अनाज, उसकी नैतिकता और यहाँ तक कि उसकी आध्यात्मिकता को भी खोखला कर रहा था। मतलब एक बाहरी ताकत जो अंदर से तोड़ रही थी। और जब हम इस अंदर से तोड़ने की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि इसका सबसे गहरा असर उन्हें हिंदू मुस्लिम रिश्तों पर दिखा होगा। क्या उन्होंने इन दोनों चीजों को जोड़ा? बिल्कुल, ये एक बेहतरीन कनेक्शन है। उनके लिए ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू थे। जिस तरह रेलवे जैसी भौतिक तकनीक भारत के संसाधनों को बाहर खींच रही थी और समाज के ताने बाने को कमजोर कर रही थी, उसी तरह अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की जो राजनीतिक तकनीक थी, वो भारत की आत्मा यानी उसकी एकता को तोड़ रही थी। एक बाहरी मशीन थी, दूसरी बाहरी विचारधारा, लेकिन दोनों का काम एक ही था, भारत को अंदर से कमजोर करना। तो अध्याय 10 में वो इसी सवाल से जूझते हैं जो आज भी उतना ही बड़ा सवाल है कि अगर हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं तो हम एक देश, एक राष्ट्र कैसे हो सकते हैं? गांधी जी इस मुश्किल सवाल का क्या जवाब देते हैं? उनका जवाब बहुत सीधा और शक्तिशाली था। वो इस बात को ही खारिज कर देते हैं कि भारत अंग्रेजों के आने से पहले एक राष्ट्र नहीं था। अच्छा। वो कहते हैं कि ये सोचना ही गलत है। उनके मुताबिक भारत की पहचान हमेशा से ही अपनी विविधता को साथ लेकर चलने की रही है। यहाँ हमेशा से अलग अलग धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां एक साथ रही हैं। उनका तर्क था कि ये जो हिंदू मुस्लिम दुश्मनी है ये असली नहीं है। इसे अंग्रेजों ने जानबूझकर हवा दी है ताकि वो आसानी से राज कर सके। उन्होंने वो दो भाइयों वाली मिसाल दी है जो बहुत सीधी लेकिन दमदार है। हाँ, और वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। वो पूछते हैं कि अगर दो भाई अपनी जमीन के लिए लड़ते हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि कोई तीसरा पड़ोसी आकर उनके घर पर कब्जा कर ले? नहीं, जाहिर है। नहीं, भाइयों में लड़ाई होती है, वो एक दूसरे से नाराज होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एक परिवार नहीं है। उनकी मौलिक एकता खत्म नहीं हो जाती। गांधी जी का कहना था कि हिंदू और मुसलमान एक ही भारत माता की संतान हैं, एक ही घर के सदस्य हैं। तो हमारे आपसी झगड़े किसी बाहरी ताकत को हमारे घर में घुसने का अधिकार नहीं देते। बिल्कुल, यही। ये तर्क तो समझ आता है, लेकिन कोई कह सकता है कि थोड़ा ज्यादा सरल है। भाइयों की लड़ाई और दो बड़े धार्मिक समुदायों के बीच के ऐतिहासिक तनाव में फर्क है। गांधी जी इस गहरी जटिलता को कैसे संबोधित करते थे? वो इस जटिलता को नकारते नहीं थे, लेकिन उनका मानना था कि सदियों से इन समुदायों ने साथ रहने के तरीके खोज लिए थे। हाँ, राजाओं के बीच युद्ध हुए, कुछ तनाव भी थे, लेकिन आम लोग वो गांव और शहरों में एक दूसरे के साथ रहते थे, एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते थे। उनके मुताबिक अंग्रेजों ने इन छोटी छोटी दरारों को बड़ी खाइयों में बदल दिया। उन्होंने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, दोनों समुदायों के मन में एक दूसरे के लिए शक और डर पैदा किया। तो उनका जोर इस बात पे था कि हमारी साझा विरासत हमारे मतभेदों से कहीं ज्यादा गहरी और पुरानी है। हाँ। और फिर वो उस मुद्दे पर आते हैं जो आज शायद सबसे ज्यादा संवेदनशील है, गौरक्षा। इस पर उनका क्या कहना था, खासकर इस एकता के कॉन्टेक्स्ट में? ये जानना बहुत जरूरी है। उन्होंने इस पर जो कहा वो आज हर किसी को सुनना चाहिए। उन्होंने लिखा, और मैं उनकी बात को ही दोहराता हूं, मैं गाय को बचाने के लिए अपने मुसलमान भाई को नहीं मारूंगा। ऐसा करके मैं खुदा की नजर में गाय और अपने भाई दोनों का दुश्मन बन जाऊंगा। इस एक लाइन में बहुत गहरी सच्चाई छिपी है। ये एक जबरदस्त बयान है, लेकिन क्या वो ये कह रहे थे कि धार्मिक प्रतीकों का कोई मोल नहीं है, या ये कि इंसानियत उन प्रतीकों से भी ऊपर है? आज के माहौल में इस एक लाइन के क्या मायने निकाले जा सकते हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। गांधी जी के लिए गाय का बहुत सम्मान था, वो उसे पवित्र मानते थे। लेकिन उनका संदेश ये था कि आप किसी पवित्र चीज की रक्षा अपवित्र तरीकों से नहीं कर सकते। मतलब अगर आप गाय की रक्षा के नाम पर किसी इंसान पर हिंसा करते हैं या उसकी जान लेते हैं तो आप उस पवित्र उद्देश्य को ही भ्रष्ट कर देते हैं। तब आप गाय के रक्षक नहीं बल्कि नफरत और हिंसा के पुजारी बन जाते हैं। अच्छा। उनके लिए सच्चा धर्म जबरदस्ती से नहीं बल्कि प्यार और पर्सुएशन से, मतलब समझा बुझाकर मनवाया जा सकता है। वो कह रहे थे कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है और कोई भी प्रतीक किसी इंसान की जान से बड़ा नहीं हो सकता। तो आज की हमारी बातचीत में हमने प्लेग फैलाने वाली ट्रेनों के अजीब से आरोप से लेकर राष्ट्रीय एकता की गहरी नींव तक का सफर तय किया। गांधी जी के ये विचार हमें उन चीजों पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करते हैं
जिन्हें हम आंख बंद करके प्रगति मान लेते हैं। ये सिर्फ रेलवे के बारे में नहीं है, ये इस सवाल के बारे में है कि विकास का असली मतलब क्या है। बिल्कुल, उनका अंतिम संदेश यही था कि किसी भी देश की असली ताकत उसकी सड़कों, पुलों या ट्रेनों में नहीं होती, बल्कि उसके लोगों के दिलों की एकता में होती है। आधुनिकता के सारे औजार बेकार हैं बल्कि खतरनाक हैं, अगर वो लोगों को जोड़ने के बजाय तोड़ने का काम करें। सच्ची तरक्की भौतिक नहीं बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक होती है। हाँ, और ये हमें आज के लिए एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। गांधी जी ने तर्क दिया कि अंग्रेजों की बनाई रेलवे हमें बांट रही थी। आज की इस डिजिटल दुनिया में वो कौन सी आधुनिक रेलवे हैं? शायद सोशल मीडिया के एल्गोरिदम या फेक न्यूज़ की रफ्तार, जो हमारे बीच नई तरह की खाई खोद रहे हैं। और गांधी जी का दर्शन हमें उनसे लड़ने के लिए क्या सिखाता?